गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दीपक, राधे राधे भाई, सभी को नमस्कार। और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। मैंने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो प्रोडक्शन के बारे में था। उससे पहले जो डिस्कस किया था वो मार्केट के बारे में था। मैं इन्हीं दोनों चैप्टर से आपके कुछ सवाल पूछ लेता हूं ताकि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। मैंने आप लोगों को बताया कि जब मार्केट के अंदर ऐसी स्थिति हो कि कंपनी को ना प्रॉफिट होता हो ना लॉस होता हो, यानी कि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पा रही हो, उसे क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। उसके अलावा मैंने कहा जहां पर कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पा रही हो, ठीक है, और चीजों को करना भाई हो जाएगा बिल्कुल। व्हाइट पेपर क्या है एक्चुअली, वो बजट के लिए लाया जाएगा, उसके बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा सा। फिलहाल अब समझते हैं पहले। तो आपने कहा जब मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब मार्केट में एक सेलर होता है, एक विक्रेता होता है, तो उसको मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार कहते हैं। सिर्फ एक बायर होता है, याद रखना। बिल्कुल भाई, एक बायर के होने पर आप कहोगे उसे मोनोपोली, एक क्रेताधिकार कहते हैं। और जब मैं कहूं कि बायर भी एक हो, सेलर भी एक हो, दोनों कंडीशन एक एक की हो, उसे बाइलेटरल मोनोपोली, द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। मैंने कहा जहां सारे प्रोडक्ट एक जैसे मिलते हो उसे होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। वो परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगा। और जहां प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार में हो। इसके अलावा मैंने प्रोडक्शन पढ़ाया कि कंपनी में प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी को क्रिएट करना, यानी जो संतुष्टि है उसको इंक्रीज करना, क्रिएट करना। और उसके चार फैक्टर हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये चार चीजें हैं। इन चारों को मिलाने से हमें आउटपुट मिलता है बेसिकली। और मैंने कहा था कि जितना आउटपुट चेंज इनपुट करोगे, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों चेंज बराबर होंगे, मेरी बात समझना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे भाई शिवम। तो आप कहेंगे कि सर जो इनपुट और आउटपुट हमारा चेंज होगा, उस चेंज में याद रखिएगा कि अगर बिल्कुल बराबर है तो कांस्टेंट कहते हैं। अगर आउटपुट ज्यादा हो रहा है उसे इंक्रीजिंग कहते हैं। आउटपुट अगर कम हो रहा है उसे डिक्रीजिंग कहते हैं। और अगर, याद रखो, आउटपुट नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है पहले से, तो नेगेटिव। ये कुछ बातें मैंने लास्ट में बताई थी। अब मेरी बात समझिएगा। बजट 2024-25 आ चुका है, मैं उसके बारे में बताकर जाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक बार हम टॉपिक कर लेते हैं। और का क्लास अपलोड नहीं है, वो क्लास नहीं हुई थी भाई। लास्ट सैटरडे को क्लास शेड्यूल्ड थी पर हो नहीं पाई थी। इसीलिए आज की क्लास पिछले उस क्लास के बाद आज हो रही है जो आपने प्रोडक्शन पढ़ा था। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा बस एक ही चीज कि जितनी देर में पढ़ा रहा हूं आपको, अगले 30 35 45 मिनट, है ना, उसको बस ध्यान से सुनिए पहले बात को। फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू कराऊंगा और उसके बाद आपके डाउट्स लूंगा जो आप पूछोगे। लेकिन सिर्फ मेरी बात सुनिए ध्यान से। लिखने को कहूं तब लिखिएगा। बिल्कुल, मैं एपी और एमपी में डिफरेंस बताता हूं, वो अभी क्लियर हो जाएगा यहां पर। देखते हैं भाई उसको। अब देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं सर किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट यानी कि लागत के बारे में। ध्यान से समझ। देखो, मैंने आपसे एक बात कही है, ऑटोमेटिकली मैं आपके डाउट क्लियर भी कर दूंगा बीच में। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है जिसको बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाने पर जितना भी खर्चा आता है, भाई आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज का, आप उसके प्रोडक्ट को जब बनाएंगे और उसको बनाने में जितना भी खर्चा होगा, उन सबको लागत कहा जाएगा। कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, यानी गुड्स या सर्विस जो भी बना रहे हैं आप, उसके लिए। किसी वस्तु को, किसी वस्तु का को उत्पादित
करने का ये लागत कहा जाता है, लागत कहलाता। अब ध्यान से समझना, जब हम ये कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है वो अगर लागत है, अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि सर एक होती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्रत्यक्ष लागत, इसमें हम क्लासिफाई करेंगे। और इसी में एक डिवाइडेशन होता है जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी अप्रत्यक्ष लागत, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी अप्रत्यक्ष लागत। इसी के अंदर एक आता है जिसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट, याद रखना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब स्पष्ट लागत, और इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब अस्पष्ट लागत। पहले पूरी बात ध्यान से समझिए। अब देखिए स्पष्ट और अस्पष्ट में क्या डिफरेंस होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है। आपसे मैं एक बात ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है जो अपना खुद का कोई कारोबार करता है, ध्यान से समझ रहे हैं, जब वो अपना कोई कारोबार करता है तो उस कारोबार में वो खुद भी काम करता है, या ये भी कह सकते हैं कि उसकी खुद की जो जमीन होती है वो उसको अपने काम में लगाता है, खुद की कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, उस जगह को वो अपने काम में लगाता है। या फिर ऐसे समझिए सिंपली वे में कि कोई व्यक्ति है जो अपने ऑफिस से 5 डेज की ऑफ लेकर 5 दिन की छुट्टी लेकर, हर्षित बताऊंगा भाई, वेट कर लो थोड़ा सा क्योंकि बजट के कॉम्बिनेशन में है, बिल्कुल व्हाइट पेपर वाला सवाल मैंने पढ़ लिया आपका, बजट में इसको लाने की बात भी कही गई इस साल के लिए, ठीक है। 10 साल के ऊपर एक पेपर लाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा, कुछ बताऊंगा मैं आपको, पहली बात समझना। तो मैंने कहा कि 5 दिन की छुट्टी लेकर कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाता है और घूमने के लिए वो 20,000 रुपए खर्च कर देता है। अब आप मुझे सोच के बताइए कि उसके घूमने जाने का टोटल खर्चा कितना हुआ। आप कहेंगे सर अगर व्यक्ति घूमने जाता है 20,000 रुपए लेकर और सारे खर्च कर देता है तो उसका खर्चा 20,000 तो वो है जो उसकी जेब से गया, एक बात। दूसरी बात, वो जो 5 दिन की सैलरी होगी, मान लीजिए 5,000 रुपए, वो जो 5 दिन की सैलरी है वो भी उसको कम मिलेगी क्योंकि उसके खर्चों में उसको भी जोड़ना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर 20,000 रुपए एक्सप्लिसिट है, वो दिख रहा है मुझे खर्च होते हुए, लेकिन उसमें 5 दिन का जो कॉस्ट है यानी उसकी सैलरी डिडक्ट होकर आएगी, वो इम्प्लिसिट है, वो नजर नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 10,000 रुपए लगाकर कोई काम किया, 10,000 रुपए लगाए उस काम को और मैंने 15,000 में बेच दिया, तो आप कहेंगे 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। बट मैं कहूंगा जो मेरी खुद की मेहनत है वो सैलरी भी अगर इंक्लूड की जाए तो फिर वो 5,000 का नहीं है, क्योंकि जो मैंने मेहनत की उसके बदले भी तो सैलरी अलग होनी चाहिए और प्रॉफिट आपका अलग होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको याद रखना है कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी कि इसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, बाह्य लागत कहते हैं, सामान्य तौर पर जो हमारी जेब से जाते हुए नजर आती है कि इतना हमारा खर्चा हुआ। अस्पष्ट लागत का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि आंतरिक लागत होती है जो उसी में जुड़ी होती है, हमें इसको ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई हमारी इसके अंदर कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो चुकी है। तो दोनों को मिलाने पे क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट बनेगी। एक तो ये डिवाइडेड का तरीका है। दूसरा तरीका देखो ध्यान से समझना, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, काम को शुरू करने से लेकर यानी प्रोडक्ट के बनाने से लेकर उसके बेचने तक पूरा जितना भी होगा वो सारा खर्चा है, बनाने से लेकर बेचने तक सारा खर्चा। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, एक होता है प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। एक एग्जांपल समझना, मैंने कहा रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल इसलिए खरीदा ताकि प्रोडक्ट बना सके। मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट करा, आप कहोगे सर एडवर्टाइजमेंट इसलिए करा, एडवर्टाइजमेंट इसलिए करा क्योंकि उस प्रोडक्ट को मेनली हम बेचना चाहते हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें वो खर्चा सेल्स करने के लिए होगा, जबकि रॉ मटेरियल बनाने के लिए होगा। अगर मेरे को हमने कोई फैक्ट्री का किराया दिया और आप कहें शोरूम का किराया दिया, फैक्ट्री का किराया दिया गया उसको बनाने के लिए और शोरूम का किराया दिया गया उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको बेचने के लिए। भाई ऐसे ही आप डिवाइड करोगे ना दोनों कामों को, सर एक मजदूर ने मजदूरी करी और उसको बनाया, उसको पैसा दिया,
एक सेल्समैन रखा जो लोगों को बताता है प्रोडक्ट के बारे में, सेल को बढ़ाने के लिए सेल्समैन को रखा हमने। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही है भाई, याद रखो। जो प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा है उसको डायरेक्ट कहा जाता है, जो प्रोडक्ट बनाने के बाद का खर्चा है यानी बेचने का, उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। आपको एग्जाम में सिर्फ क्या होगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है कि ये खर्चा डायरेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट में होगा, इतना आपको डिफाइन करना है। तो आप समझ जाएंगे कुछ एग्जाम्पल को याद रखने से। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन तक का खर्च, यानी कॉस्ट अप टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या क्या होता है जो बनाने में काम आता है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे रॉ मटेरियल बनाने के लिए चाहिए, हिंदी में क्या कहोगे, कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए। जो फैक्ट्री चाहिए, जनरली फैक्ट्री का इस्तेमाल होता है काम करने के लिए, बनाने के लिए, उसका किराया देना, ये भी खर्चा होगा। या मैं कहूं कोई लेबर है, उस लेबर को वेजेस देना, जो लेबर है उसको मजदूरी देना है, ये सारे डायरेक्ट में माने जाते। जो खर्चा इसके बाद होता है, किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के बाद का खर्च, निर्माण या उत्पादन के बाद का खर्च, यानी कॉस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद का जो कॉस्ट होगी उसको क्या कहा जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, तो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन करना, एडवर्टाइज करना, ये बाद का खर्च होगा। कोई सेल्समैन रखा हमने, उसको सैलरी देने का काम है, ये बाद में यूज होगा। कोई शोरूम लिया डिस्प्ले करने के लिए, उसका किराया दिया, ये खर्चा भी बाद का होगा। तो इस तरह से आप कहोगे सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं या एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट में। अभी मैंने चार बताए, अभी सिर्फ इसको लिखिएगा ध्यान से, अब अच्छे से आएगा शिवम भाई, काम करना है अभी, तो बस इस पर मेहनत से काम करिए और एक बार में बात पूरी कर लीजिए। सर ये जो प्रोडक्ट ले जाने में जो खर्चा हो, क्वेश्चन रह गया सुमित का, मैं देख लेता हूं, आप लिखिए जब तक। सभी लोग लिखेंगे उसका, वो भी कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, बिल्कुल। देखो अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर कोई ग्राहक लेकर जा रहा है, तो वो ग्राहक का खर्चा है। मान लीजिए कि कोई कच्चा माल खरीद के ला रहा है, कोई मशीन खरीद के ला रहा है, कोई कंपनी कोई खर्च कर रही है किसी सामान को लाने में, तो वो उसकी कॉस्ट ही तो है, और वो उसको रिकवर करेगी। ऑब्वियस है, कीमत जब बनेगी तो उस कीमत में सारे खर्चों के बाद अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, तब जाके कीमत डिसाइड होती है कि भाई इतने में बेचेंगे तो खर्चे आ जाएंगे और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल, उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहेंगे, वो भी आएगा। चलिए कोई बात नहीं है अरुण, बात समझिएगा ध्यान से। तो डायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, एक्सप्लिसिट कहते हैं और इंप्लिसिट कहते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है भाई यहां तक? अंकित भाई बिल्कुल, चलिए समझ में आ गई बात यहां तक। साथ साथ लिखिए, पीडीएफ का इंतजार कीजिए, जैसा आप चाहो कर सकते।
चलिए, बिल्कुल इनफ है भाई, इनफ है, कोई करने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं आप, इसके बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ इनफ होगा। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आगे देखते हैं पहले। अब देखो ध्यान से, एक होता है टर्म जिसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत, यानी क्या कहते हैं हम उसे? स्थिर लागत। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। अब देखो भाई क्या होता है, पहले समझो। देखो, बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो आप कितना भी प्रोडक्शन करो, समझना बात, कितना भी प्रोडक्शन करो उसमें चेंज नहीं आता कोई भी। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते जो चेंज हो जाते हैं नंबर ऑफ यूनिट के साथ। फॉर एग्जांपल समझिएगा भाई, किसी ने फैक्ट्री को किराए पर लिया, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो ये एक अलग मैटर है, क्योंकि उसको हमने अलग तरीके से डिफाइन किया। आप ये सोच के बताइए कि फैक्ट्री का किराया आप कितना उत्पादन कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, या महीने पे, साल पे, 6 महीने पे डिपेंड करता है? आप चाहे उस फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट बनाओ, दो बनाओ, 10 बनाओ, दिन में 10 घंटे काम करो या 24 घंटे फैक्ट्री को चालू रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो किराया होगा आपका वो नंबर ऑफ यूनिट पर बेस्ड नहीं होता है। आपने शोरूम कोई भी आपने मान लीजिए फैक्ट्री बनाई है और वहां का इंश्योरेंस कराया, आप उस महीने काम करो या ना करो, इंश्योरेंस का अमाउंट आपका फिक्स जाना है। आपने किसी को सैलरी पर काम पर रख लिया, काम हो ना हो सैलरी उसकी महीने की फिक्स जानी है। जो आपकी यूनिट के साथ डिपेंड नहीं करती है वो फिक्स होती है। लेकिन जैसे रॉ मटेरियल है, अब भाई जितना काम करोगे उतना ही मटेरियल खरीदोगे, नहीं काम करोगे मटेरियल नहीं खरीदोगे, तो आप कहोगे सर वो वेरिएबल है क्योंकि यूनिट पर बेस्ड होगा। मजदूर को काम पर रखा है जो यूनिट में काम करता है कि भाई जितना काम करेगा उतनी सैलरी लेगा, काम नहीं करेगा सैलरी यानी मजदूरी नहीं लेगा। देखो, मजदूरी और सैलरी में ये फर्क होता है। मजदूरी काम के हिसाब से होती है, सैलरी टाइम के हिसाब से होती है, महीने के हिसाब से होती है। आपने कहा जो लेबर होगी उसको वेजेस जो होंगे वो तो हम डिपेंड करेगा कितना काम करेगा उसके हिसाब से देंगे। तो आपने कहा एक अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांट सकते हो, एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट में बांट सकते हो, उसी प्रकार समझिएगा ध्यान से कि सर एक फिक्स और वेरिएबल में बांट सकते हो। वेरिएबल का मतलब है वह लागत जो उत्पादन की इकाइयों के साथ, इकाइयों के साथ परिवर्तित होती है। यानी सीधा सा क्या पॉइंट है, कॉस्ट दैट चेंज्ड विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से ये आपकी चेंज होती रहेगी। मैंने कहा उसी को वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मटेरियल है, डिपेंड करेगा काम पर, या वेजेस आप पे करोगे अगर तो वेजेस होगी, ये सब। अच्छा, वह लागत जो उत्पादन की इकाइयों के साथ परिवर्तित नहीं होती, उत्पादन की इकाइयों के साथ परिवर्तित नहीं होती। यानी क्या कहेंगे इंग्लिश में, कॉस्ट दैट नॉट चेंज्ड विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर बेस्ड नहीं है वो। बात समझ में आ रही है? बस थोड़ा सा ही है, मैं अभी दिखाता हूं भाई। निखिल क्लास तो बढ़िया चल रही है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लो आप। तो चलिए भाई, जैसे आपने कहा सर फैक्ट्री का किराया,
अगर ये दिया जा रहा है कोई भी किराया किसी भी प्रकार का, कोई भी सैलरी दी जा रही है सेल्समैन को, वो यूनिट पे काम नहीं होता है जनरली, वो होता है फिक्स। इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जा रहा है, कोई मशीन का खर्चा हो रहा है, तो ये सारा फिक्स में जाएगा। अच्छा, तो आपने कहा सर दो तरीके की कॉस्ट हो गई। अब देखो याद रखना, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, अभी मैं आपको और समझाऊंगा, टोटल कॉस्ट निकालनी है, कुल लागत, तो आप क्या कहोगे? या तो मैं एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट दोनों को जोड़ लूं, बात समझना भाई, एक्सप्लिसिट को भी जोड़ लूं प्लस इंप्लिसिट को भी जोड़ लूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि टोटल का मतलब है सारी यूनिट बनाने का खर्च, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। या मैं एक काम करूं, मुझे टोटल निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को दोनों को जोड़ दूं। यस कह देना भाई, बात समझ में आ जाए तो। डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को दोनों को जोड़ दूं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष को। या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो फिक्स्ड और वेरिएबल है इन दोनों को जोड़ दूं। तो यहां से मुझे जोड़ने पर पता चलेगा उसका टोटल कॉस्ट कितनी है। यानी टोटल कॉस्ट का मतलब होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, देखो टोटल का मतलब है कुल लागत, हिंदी में कहते हैं जिसे। इसका मतलब होता है किसी वस्तु की सभी इकाइयों से, की सभी इकाइयों के उत्पादन की, सभी इकाइयों के उत्पादन की समस्त लागत, जितना भी टोटल खर्चा आएगा वो सारा का सारा, वो सारी की सारी लागत को ही कुल लागत कहा जाएगा, यानी ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आप जितनी भी यूनिट बना रहे हो उन सबकी मिलाकर जो बनेगी वो टर्म क्या होगी? बिल्कुल, आई एम सेइंग एपी और एमपी का रिलेशन के बाद से चल रहा है ना, बिल्कुल भाई। एपी और एमपी का रिलेशन प्रोडक्शन हो गया था, और उसके बाद अभिजीत ये अब वाला चल रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं, और मैंने आपको इसीलिए जब रिवीजन कराया शुरुआत में, तो मैंने यही कहा वहां पर कि एपी और एमपी के रिलेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है निखिल, बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला बता देंगे भाई, दोबारा से बताते हैं एक बार, लेकिन अभी मेरी बात समझना। तो आपने कहा फिक्स और वेरिएबल में बांट सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया, हमने यहां पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट में, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो मेरा डायरेक्ट होगा। जो मुझे दिख नहीं रहा लेकिन कॉस्ट है मेरी, नजर नहीं आ रही, जैसे मैंने कोई काम खुद कर लिया, अब उसको अपना अमाउंट इन्वॉल्व नहीं किया मैंने उसके अंदर, वो उसकी इंटरनल हो जाती है, उसको आंतरिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी एक बात और समझिएगा, एक आखिरी बात और है, एंड देन उसके बाद ये बात हम पूरी कर लेंगे। सर एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एक वर्ड आता है सीमांत लागत। अब मुझे एक बात सोच के बताइएगा सभी स्टूडेंट, जितना भी आपने पढ़ा अब तक, उसके हिसाब से सीमांत लागत की परिभाषा क्या होगी? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मार्जिनल टर्म, और मैंने बताया था मार्जिनल प्रोडक्शन करो, मार्जिनल कॉस्ट करो, मार्जिनल रेवेन्यू करो, कुछ भी करो, तो मार्जिनल वर्ड क्या होता है बताइए मुझे। अब क्या कहोगे भाई?
चलिए भाई, अच्छा चेंज इन टोटल कॉस्ट, उससे पहले वाले में क्या, अभी मेरी बात समझना, जो न्यू ऐड किया उससे पहले वाले में क्या चेंज आया है वो होता है भाई, बिल्कुल जो न्यू ऐड किया उससे पहले क्या। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता, अगर मुझे मान लो ये निकालना है एमसीएन यूनिट का, यानी मार्जिनल कॉस्ट, एमसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, याद रखना। यहां पर मुझे जिस भी नंबर का निकालना है, मैंने पिछली क्लास में सिखाया कि सर जिस भी नंबर का निकालना है उससे उसकी टोटल कॉस्ट देखने के बाद उससे एक पहले वाले की टोटल कॉस्ट देख, एक पहले वाले की टोटल कॉस्ट को देख लिया जाए, टीसी यानी टोटल कॉस्ट एन नंबर में से टोटल कॉस्ट एन माइनस वन वाले को देख लिया जाए। तो अब यहां पर देखो मैंने बताया आपको, एक बात ध्यान से समझना मेरी, इसको एक और तरीके से मैं लिख रहा हूं, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। देखो क्योंकि क्वेश्चन में यही होता है ना, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन भी कह सकते हैं आप इसे, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन। आप कहेंगे ये क्यों कहा आपने, वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन क्यों होगा। देखो एक एग्जाम में सवाल आया था कि मार्जिनल कॉस्ट रिलेट करती है किससे, मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेट करती है, फिक्स्ड कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट से, डायरेक्ट कॉस्ट से, या एक्सप्लिसिट कॉस्ट से। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो आप कहोगे कि सर मार्जिनल कॉस्ट जो निकलती है वो तो टोटल से निकलती है और टोटल तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, फिर क्या करें। अब एक बात समझना ध्यान से, मैं कहता हूं एक यूनिट बनाई जिसका फिक्स खर्चा है 100 रुपए, वेरिएबल खर्चा है 250 रुपए, फिक्स खर्चा है 100 रुपए, वेरिएबल है 250 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना आएगा आप मुझे बताओगे। आप कहोगे टोटल हो जाएगा 300, क्योंकि हमें पता है फिक्स प्लस वेरिएबल टोटल होता है। अब मैं कहना 2 यूनिट बनानी है तो फिक्स खर्चा तो 100 का 100 ही रहेगा ना, और वेरिएबल का कुछ भी मान लो कि मैंने कहा 400 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 500 हो जाएगा। अब मुझे एक बात सोच के बताना कि जितना टोटल का चेंज होगा, जितना टोटल में चेंज हो रहा है सर वो कितना हो रहा है, बस सोच के बताओ। आपने कहा 150 हो रहा है, तो क्या ये वेरिएबल का चेंज के बराबर हो रहा है या नहीं, दोनों के चेंज बराबर बराबर हो रहे हैं या नहीं, हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सर, क्योंकि देखो फिक्स में तो चेंज होता ही नहीं, इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जो कुछ भी चेंज होगा इसमें कोई चेंज नहीं है, जो इसमें होगा वही टोटल में होगा, ये बात कंफर्म है। टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन क्या है, मैंने कहा टोटल कॉस्ट। आपने कहा सर टीसी, मान लो मुझे ये निकालना है कि मार्जिनल कॉस्ट 2 यूनिट की कितनी है, 2 की कितनी है। अभिजीत पिछली क्लास में याद रखना, तो आपको क्या बताया था मैंने कि देखो ये टोटल कॉस्ट है 2 यूनिट की, ये टोटल कॉस्ट है 2 यूनिट की, और इससे पहले वाली की माइनस कर लो तो पता चल जाएगा दूसरे का खर्चा कितना हुआ। अब टीसीएन माइनस वन क्या हुआ, टोटल कॉस्ट उसे एक पहले वाले की एन माइनस वन यानी 2 - 1, इसका अर्थ हुआ एक पहले वाले का। ये कोई एग्जाम में सवाल आया था, याद रखना। 9 यूनिट को बनाने की जो लागत है वो 45 रुपए है, और 10 यूनिट बनाने पर लागत बढ़कर 47 हो जाती है। तो बताओ मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, मतलब जो 10वीं यूनिट बनी है उसका कितना। आपको क्या रूल याद होगा, सर पहले टोटल कॉस्ट 10वें की देखेंगे और उससे एक पहले वाले की टोटल कॉस्ट घटाएंगे, डिफरेंस जो आएगा वो 2 रुपए आएगा। इतना करना भी नहीं, वैसे ही पता है डिफरेंस जो होता है जितना बढ़ जाता है वो मार्जिनल कहलाता है, यही बताया था ना मैंने। तो जो वेरिएबल में चेंज होगा उसको भी आप मार्जिनल कह सकते हो, जो टोटल में होगा उसको भी कह सकते हो। इस आधार पर अगर आप देखो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसका आंसर बनेगा पूरा। और ये 2 नंबर नहीं है, ये सिलेक्शन का डिफरेंस भी होता है कई बार, कि सेलेक्ट होना या ना होने के पीछे एक एक नंबर, आधा आधा नंबर करके याद रखना। आप क्वालिफाई की कैटेगरी में जाते हैं और आधा नंबर कम हो जाने पर डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं कई बार। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मेरे 2 नंबर बनेंगे, मेहनत करते हुए चलिए, 2 नंबर बने या पूरे 20 बने फर्क नहीं पड़ता, याद रखिए भाई। अच्छा अब एक होता है एवरेज कॉस्ट, एक वर्ड आता है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, औसत लागत क्या होती है। मैथमेटिक्स में आप बहुत बार एवरेज वर्ड यूज करते हो, बार बार पढ़ते हो सर। औसत लागत किसे कहते हैं, औसत लागत जिसे शॉर्ट में हम एसी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अब एवरेज क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट, यानी जितनी भी यूनिट हैं प्रति इकाई लागत,
कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ। जितनी भी लागत आई है उसको आप देखो भाई, जितनी यूनिट आप बना रहे हो मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से सर एवरेज कॉस्ट निकाला जाएगा ऐसे कि उसकी टोटल कितनी खर्च हुआ है, टोटल कॉस्ट कितनी है, और उस टोटल कॉस्ट खर्च हुई है कितनी यूनिट पर, जो नंबर ऑफ यूनिट है हमारी वो कितनी है। मान लो कि आपने कहा 10 प्रोडक्ट बनाने में 2000 रुपए खर्च हुए, तो एक का औसत कितना होगा। अन्वेष, बात समझ में आ रही है। टॉपिक ऑफ कॉफ हैज बीन, नहीं भाई, चलिए भाई। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, एक वर्ड आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड। अब मुझे बताना भाई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी हो यानी औसत स्थिर लागत, सिर्फ मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज निकालना हो, औसत स्थिर लागत निकालनी हो, औसत स्थिर लागत, या अब इसका कैसे निकालोगे मुझे बताओ, औसत स्थिर लागत जिसे एएफसी कहते हैं। जब मैं सिर्फ इसका एवरेज निकालूंगा एएफसी का, तो कैसे निकलेगी सर, फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी, जितनी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी हम उसको भाग कर दें नंबर ऑफ यूनिट के साथ। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को भाग कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट के साथ, तब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे नंबर ऑफ यूनिट के साथ। जब मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, जब मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट को मैं भाग कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट के साथ। जब मुझे वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालना होगा तो जितनी वेरिएबल होगी उसको नंबर ऑफ यूनिट से भाग कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल हो जाए। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो यहां पर होता क्या है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है आपको बार बार वो कंफ्यूज करता है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा लेकिन उससे पहले समझना मेरी बात। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि जो एवरेज होता है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो एएफसी हो, ध्यान से सुना, चाहे वो एवीसी हो, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूं। औसत जो होता है किसी भी चीज का, औसत सदैव यानी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक धनात्मक संख्या होती है। एवीसी हो या एसी हो या एएफसी हो, हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। याद रखना जब औसत निकालते हैं किसी चीज का, औसत कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता, ना शून्य और ना कोई ऋणात्मक, शून्य और ऋणात्मक नहीं होता। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, औसत कभी शून्य ऋणात्मक नहीं होता, औसत हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। जो औसत निकालते हैं, लेकिन जो सीमांत होता है, जो मार्जिनल जो डिफरेंस होता है, सीमांत शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। जो मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरेज कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लास्ट बात, एक आखिरी पेज है ये इस चैप्टर का। अब मुझे एक बात सोच के बताना कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है सर, जो चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, ना ऊपर ना नीचे। अगर मैं फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं, अगर मान लीजिए पूछेगा एग्जामिनर, तो एक बात याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। आपकी चाहे कितनी भी यूनिट हो, आपकी जो कॉस्ट होगी, जो लागत होगी, वो अपनी जगह पर रहेगी, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। ध्यान से समझना, जो कॉस्ट है आपकी वो जीरो पे भी होगी, वही एक पर होगी, वही दो पर होगी, वही तीन पर होगी, वही चार पर होगी। हर यूनिट पर आपकी कॉस्ट बराबर है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ये होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा,
अगर मैं ये कहूं आपसे कि बताओ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होगा, जब आप इसका फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज निकालोगे, जो मेरे दोस्त याद रखना, एवरेज निकालोगे वो हमेशा कैसा आएगा, इसका एवरेज बनाओगे तो वो हमेशा ऐसा बनेगा। एवरेज हमेशा ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि सर कोई भी नंबर को पहले 1 से भाग करो, फिर उस नंबर को 2 से भाग करो, फिर उस नंबर को 3 से करो, 4 से करो, हर बार नंबर छोटा ही होगा। ये ऐसा बनेगा एएफसी का, ये रूल कहता है एफसी का ऐसा बनेगा और एएफसी का ऐसा बनेगा। ये जो एएफसी होगा ये नीचे की ओर होगा, इसे कहते हैं डाउनवर्ड बनेगा। ये डाउनवर्ड फॉर्म में होगा, नीचे की ओर होगा, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, इस तरह से जो ग्राफ बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे हिंदी में बोलते हैं आयताकार परिवलय, परिवय, अति परिवय, अति परिवय, ये ऐसे फॉर्म में कहलाता है। अच्छा, जो ऐसा बनता है इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं। इसे कैसा शेप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्षैतिज बोलते हैं। जो याद रखने लायक है वही बता रहा हूं मैं आपको। जो हमारा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, ये तीनों का ऐसा कर्व बनता है, इसको यू आकार कहते हैं। इसको यू आकार कहते हैं, तो यू आकार कहते हैं। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका कर्व बनता है ऐसा। अब ये याद रख लेना भाई, इसको इनवर्स एस आकार कहते हैं, इनवर्स एस शेप कहते हैं। इसको इनवर्स एस आकार कहते हैं, उल्टा एस बोलते हैं इसको। ये इसके फॉर्म होते हैं, यानी इसको ग्राफ को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि सर एक होगा जो फिक्स कर होगा, एक एवरेज फिक्स्ड होगा, एक एवरेज का होगा, एवरेज वेरिएबल का होगा और मार्जिनल का होगा। ये इस तरीके के ग्राफ बनेंगे और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको लिखवाऊंगा एक बार, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बस 2 मिनट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जामिनर जब सवाल पूछेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक कॉस्ट इसमें रहती है, अभी उसको भी बताऊंगा मैं। एक दो कॉस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं लिखवा दूंगा आपको, क्वेश्चन करा देता। जस्ट मिनट भाई। देखो, एक सवाल इस तरीके का एग्जाम में मिलेगा आपको, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस वक्र को
बिल्कुल भाई, इकोनॉमिक्स स्पेशल आता है, डिटेल बैच तो। चलिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है याद रखना, वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। जो मैं पूछूंगा बस वो बताना। ये सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें कौन सा ऐसा है जिसका यू आकार का नहीं होता? इनमें से वो कौन सा है जिसका आकार यू नहीं होता? इनमें से एक वो बताओ जिसका यू आकार का ग्राफ नहीं बनता। यू आकार का नहीं बनता, एवरेज वेरिएबल का नहीं बनता, एवरेज फिक्स्ड का नहीं बनता, एवरेज कॉस्ट का नहीं बनता, या मार्जिनल का नहीं बनता। बस ये दिमाग लगाओ, किसका यू आकार का नहीं बनता? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। इस ग्राफ को जो कहेंगे आप, वो यू आकार का नहीं बनता। वो कौन सी कॉस्ट होती है जब उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी यूनिट ज्यादा होती है, यूनिट बढ़ती है, कौन सी लागत घटती है? कौन सी लागत में निरंतर कमी आती है? कौन सी लागत लगातार घटती है? कौन सी लागत है जिसमें लगातार कमी आती है? वो लागत जो लगातार कम ही होती है, वो कौन सी हो सकती है इसमें से? देखो, शेप कर्व से पता चल जाएगा। जब कर्व में कभी भी ऊपर चला जाए, ऊपर की ओर चला जाए, कैसे भी करके जाए, ऊपर चला जाए तो बढ़ रहा है, इसका मतलब। एक ऐसा ग्राफ जो ऊपर नहीं जाता, सिर्फ नीचे जाता है। वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाती है, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह रहती है, वो नीचे नहीं जाती, ऊपर भी नहीं जाती, नीचे भी नहीं जाती। वेरिएबल वाली भी यू करके बनती तो ऊपर जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा सवाल है ये कि ये लागत जो है नीचे ही जाती है सर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, औसत स्थिर लागत। देखो, फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है, मैंने बताया फिक्स ये होती है, फिक्स सही है, ये फिक्स है, लेकिन इसका औसत जो होता है वो नीचे जाता है। औसत हमेशा नीचे जाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं ऐसा, एएफसी का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, वो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को, यहां वाली लाइन को टच क्यों नहीं करता? यहां वाली लाइन टच क्यों नहीं करता? एक्स की लाइन को टच क्यों नहीं करता, ये पूछा जा रहा है। भाई, कोई चीज अगर एक्स की लाइन को टच करे, इसका क्या अर्थ होता है? देखो, एक्स की लाइन जो है उसको टच नहीं करता है अगर, तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ यही होता है भाई, क्योंकि वो कभी शून्य नहीं होता। मैंने क्या बताया था? औसत कभी शून्य नहीं होता। एक से कम तो हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता। अब शून्य नहीं होगा तो माइनस भी नहीं हो सकता। तो मुख्य तौर पर बात क्या है कि वो शून्य कभी नहीं होता, क्योंकि लाइन पर जो आ जाता है वो शून्य की वैल्यू बन जाती है। वो लाइन पे आएगा नहीं, कभी शून्य होगा नहीं। लाइन पर नहीं आएगा तो शून्य भी नहीं होगा। चलिए भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है, घुमाता है क्वेश्चंस को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपसे कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। देखो, टाइम लगता है ना, मैंने कहा ना, मेरी क्लास में कोई ऐसा नहीं कि मैं दिमाग में फिट करके आया हूं इतना मुझे पढ़ाना है। जितना पढ़ने पर आपको लगे कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जितना पढ़ने पर आपको ये फील होने लगे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उतना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब दो चार क्वेश्चन और दिखाता हूं, बस उसको देखिएगा, देन फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट में। एक दो क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई, नोट कर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। अब देखो, एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं अवसर लागत।
जो यहां पर हमने अभी बात नहीं की है, लेकिन हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि एक अवसर लागत शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले ध्यान से समझिए। देखो ये वर्ड क्या होता है, मैं आगे लिखवाऊंगा, लिखवाने से रह गया था ये। देखो एक बात याद रखना, जब हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं, बिल्कुल, जब हम किसी भी एक कॉन्सेप्ट को चुनते हैं, एक क्वेश्चन को सॉरी एक ऑप्शन को चुनते हैं, तो हमेशा हमें दूसरे वाले को छोड़ना पड़ता है। अगर मैं कहूं अवसर लागत क्या होती है, एक्सप्लिसिट या इंप्लिसिट, आप कहोगे सर ये एक्चुअली जेब से कुछ जाता नहीं है। मैंने आपसे कहा मान लीजिए आपके पास जमीन है, आपने काम खेती करेंगे जमीन पर, गेहूं की करेंगे या चावल की करेंगे, मान लो एक समय पर होता है। अगर गेहूं की करेंगे या चावल की करेंगे तो किसी एक की तो करेंगे ना, तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जब हम किसी एक को कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस है दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, और जिसको हम छोड़ देते हैं, मैं आगे बताऊंगा इस बारे में, अभी मान लेना सर जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम त्याग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अवसर लागत। ये हमें डिसीजन लेने से पता चलता है कि कौन किसकी अवसर लागत हो। विक्रय लागत किसे माना जाएगा, सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, जरा सोच के बताना। सेलिंग कॉस्ट यानी विक्रय लागत क्या होगी। एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी, आपने जो आंसर करा है बरखा, वो सही करा, ये मुझसे गलती है। और वो गलती इसलिए क्योंकि ये सेम सेम ऑप्शन कर दिए इन्होंने हिंदी में, दोनों में जो हिंदी है वो गलत कर दिए भाई। यहां पर आना चाहिए किसी भी, किसी भी विकल्प, सर्वोत्तम मत कहिए फिर उस, किसी भी विकल्प के रूप में। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने हिंदी दोनों की सेम कर दी थी, हिंदी पढ़ने की वजह से गलती हो गई। याद रखना हमेशा नेक्स्ट बेस्ट की। मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास 5 ऑप्शन है, ये यहां पर इसलिए कंफ्यूज है, ABCDE 5 ऑप्शन है। आपने कहा सर एक चुनेंगे 4 छोड़ेंगे। मान लो हमने डी को चुन लिया 1 नंबर पर, ये सब लिखवाऊंगा, मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा, क्वेश्चन मत लिखना। सर ये 1 नंबर पे चुन लिया हमने, तो बताओ अवसर लागत। ये चारों अवसर लागत नहीं है, इनमें से वो जिसको आप सेकंड नंबर दोगे, सिर्फ वो। इसलिए यहां जो हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत थी, हिंदी में वो थी नेक्स्ट बेस्ट, अगला बेस्ट या कोई भी बेस्ट। तो कोई भी नहीं, अगला बेस्ट जो होता है उसको बोला जाता। अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट दिया, वरना हिंदी से गलत हो जाता। जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति के पास, वो गांव में काम करता है, 400 रुपए, बिल्कुल भाई, वो इस वजह से हो गया। अपने गांव में 400 रुपए के, उसके पास शहर में 700 रुपए। ये भाई कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। क्वेश्चन को लैंग्वेज में थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं आपकी लैंग्वेज ठीक कर देता हूं, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। मतलब उसके पास काम ये मिला है कि गांव में काम करेगा, 400 रुपए मजदूरी मिलेगी खेत में काम करने पर। शहर जाएगा और बच्चों की देखभाल करने का काम मिला है, जिसमें उसको 700 रुपए मिलेंगे। बस ये सवाल है। उसने 400 रुपए वाला ऑप्शन चुना, उसने 400 वाला ऑप्शन चुना, तो उसकी अवसर लागत, यानी उसे पूछे भाई तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या था, अवसर लागत क्या है, तो याद रखना 700 है। अगर वो 400 वाला चुनेगा तो 700 है, अगर 700 वाला चुनेगा तो 400 अवसर हो जाएगी। ये डिफरेंस मत कर देना 300 वाला, क्योंकि वो दिक्कत करेगा, फिर गलती हो जाएगी। हमेशा जो छोड़ देते हैं उसको बोला जाता है, जैसे कि ये पिछली बार आया था एग्जाम। बस इसका मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो, ये पिछली बार आया था एग्जाम में, कि इसमें क्या होगा।
अवसर लागत इनमें से कौन सी होगी? बस इस एक क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत क्या है? जो इमीडिएटली दी जाएगी क्या होगी? जो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए होगी, या बेस्ट के बाद, आफ्टर बेस्ट, बेस्ट के बाद जो छोड़ दिया सेकंड नंबर वाली होगी? मैंने क्या बताया, सारी छोड़ी हुई नहीं होती, सारे नहीं होते। मैंने अभी 5 ऑप्शन लेके बताया था सर, सारे छोड़े नहीं, सर्वोत्तम के बाद वाला, सबसे अच्छे के बाद वाला, सेकंड नंबर वाला हो। बस इस तरीके के सवाल आएंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आप आराम से कर लोगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये कॉस्ट वाला चैप्टर है, मैंने बिल्कुल आराम से कराया है। और मैं आपसे कहूंगा कि इसके आगे भी लिखवाऊंगा मैं थोड़ा सा भी और, लेकिन हम जो लिख रहे थे उसको आप यहां लिख सकते हो। मैं आपको 1-1 मिनट का समय दे रहा हूं। किसी की कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, इसको छोड़ देंगे, अभी फिलहाल इस कॉस्ट को लिखेंगे। 30 सेकंड है, लगभग सभी लिख चुके हैं इसके बारे में। किसी का रह जाए तो लिख लेना, वरना डन का कमेंट करना, डन का कमेंट करना। चलिए, सभी का डन है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल भाई सुमित, जल्दी हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए। अगर मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर से 30 सेकंड लिखिए इसे। अगर किसी का रह जाए तो डन कर दीजिए। चलिए, निखिल कोशिश इसी मंथ की रहेगी, इसी मंथ कोशिश। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पता। डन करिए इससे।
चलिए भाई, तो होपफुली ये डन कर लिया और ये ग्राफ कर लिया। अब मैं थोड़ा लिखवाता हूं भाई, थोड़े से ग्राफ के बाद मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक टर्म बताई आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी हिंदी में अवसर लागत। अवसर लागत, अब पहले इसको भी समझ लो थोड़ा सा। अवसर लागत क्या बताया मैंने? देखो, मैंने कहा जब भी कभी ऐसा हो कि अवसर लागत की बात आए, हमेशा अन्य सर्वोत्तम विकल्प, जब दो विकल्प आपके पास हो, अन्य सर्वोत्तम विकल्प जिसे त्याग दिया यानी छोड़ दिया, वो वाला। अदर बेस्ट ऑल्टरनेट दैट या विच सैक्रिफाइस। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अन्य सर्वोत्तम विकल्प के, अन्य सर्वोत्तम विकल्प के लाभ की हानि। लॉस ऑफ बेनिफिट, जो भी उसका बेनिफिट है सेकंड वाले का जो हमने नहीं लिया, ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। भाई जो भी हमारा बेस्ट है जो हमने छोड़ दिया उसके लिए ये हो जाए। अच्छा, एक आखिरी बात और समझिएगा, अभी मैं बता रहा हूं भाई। तो अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो आता है एसी और एमसी यानी एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट में संबंध। ध्यान रखना, इसका एक पॉइंट और आता है, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट में संबंध आता है। ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आपको दोनों एक साथ बनाने हो, तो ये रूल याद रखना, एसी जो बनेगा उसके बीच से, मिड पॉइंट से नीचे से एमसी बनता है। ये हमेशा ऐसा ही बनता है। दोनों को अगर एक साथ बनाएंगे, वैसे हम जानते हैं कि एसी हो तो वो भी यू आकार का होता है, अभी बताया मैंने आपको। जो एमसी कर्व बनता है वो भी यू आकार का बनेगा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ बनाया जाए, अगर दोनों को एक साथ बनाया जाए तो किस आकार में होंगे? इस आकार में होंगे। अब मेरी बात समझना, एक सवाल आता है, जब एवरेज कॉस्ट एसी में वृद्धि हो तब। व्हेन एसी इंक्रीज। सेकेंड, जब एसी न्यूनतम हो तब। व्हेन एसी मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, जब एवरेज कॉस्ट में कमी हो तब। व्हेन एसी डिक्रीज देन। ये बस लास्ट पॉइंट। अब देखो, इनमें अगर मान लो संबंध पूछ लेता है आपसे, तो इन संबंध को क्या होगा? आज के लिए बस इतना ही होगा अभिजीत, ठीक है? बिल्कुल। तो अब क्या कहोगे? देखो, जब एसी बढ़ रहा है तब एसी से बड़ा एमसी होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तब एसी मिनिमम होगा, और जब ये होगा घट रहा होगा तब एसी एमसी से बड़ा हो जाए। अब इन कर्व को यहां पर देखिए, ये है सिचुएशन नंबर 1, एसी बढ़ रहा है। सॉरी, ये 1 नंबर, पहला नंबर है। अब इसमें आप देखो, जब एसी बढ़ रहा है ऊपर, तो एसी एमसी की तुलना करो तो एसी से बड़ा एमसी नजर आए। ये है पॉइंट नंबर 2।
यहां पर एसी और एमसी बराबर है जब ये घट रहा है। ये है पॉइंट नंबर 3, यहां पर एसी एमसी से बड़ा है। ये चैप्टर आज के लिए इतना होगा, आज के लिए ये वाला चैप्टर इतना होगा बस। तो कॉस्ट में इतना ही याद करना है। अवसर लागत का मतलब है एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का संबंध क्या होगा, उसके अलावा ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। और इन सारे क्वेश्चनों को जब आप कर लेंगे ना, तो होपफुली फिर आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मुझे पता है कि आपके दिमाग में इतना ही आएगा, इतना ही काफी है आपके लिए। तो हमें नंबर ऑफ क्लास को मैटर नहीं करते, हम क्लास आगे भी करते रहेंगे। बस आप इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, दोबारा कुछ भी पढ़ने आने की जरूरत ना पड़े, एक बार में बेहतर बन जाए और 2024 में जो भी एग्जाम आप दें उस सभी में आपका स्कोर अच्छा हो, यही हमारी मनोकामना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।